हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने परिवार गामा करियर क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग फिजिक्स की सीरीज़ में लेंस और प्रिज्म के थ्योरी वाले पोर्शन को ख़त्म करके हम लोग न्यूमेरिकल को डिस्कशन कर रहे हैं। और न्यूमेरिकल के डिस्कशन में हम लोग ने पार्ट 1 में, जो कि आपका पिछले वाला लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल देखे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ उसी सेक्शन का पार्ट 2। और पार्ट 2 में हम लोग आज भी कुछ बहुत अच्छे न्यूमेरिकलों को समझेंगे और उनको अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। ये सभी लोग तैयार हो जाइए। जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर दबा कर करें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुँच पाए। ठीक, जो ये बच्चे रे ऑप्टिक्स को शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने बिल्कुल अभी पहली क्लास है आज उनकी, तो वो लोग इस क्लास को ना ज्वाइन करें, क्योंकि उन लोग को ये क्लास समझ में नहीं आएगी। इसलिए वो लोग एक काम करें कि वो लोग, आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा रे ऑप्टिक्स में, चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहाँ पर आपको ये रे ऑप्टिक्स का ऑप्शन दिखेगा। और इस रे ऑप्टिक्स में आपको जितना भी मैंने अभी तक लेक्चर पढ़ाए हैं वो सारे लेक्चर आप लोग को मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहले अपनी रे ऑप्टिक्स की थ्योरी कंप्लीट करिए या इस प्लेलिस्ट पे जा करके, और उसके बाद आप न्यूमेरिकल लगाइए, तो आप लोग को न्यूमेरिकल बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, और आप लोग की थ्योरी भी बहुत अच्छे से तैयार होगी। आप चाहें किसी भी एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आप बैठें, किसी भी राज्य से, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हो, लेकिन अगर आप लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोग को एग्ज़ाम में रे ऑप्टिक्स से किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये सभी लोग बिल्कुल अच्छे से तैयार होकर के और कॉपी पर निकाल करके नोट्स प्रॉपर जरूर बनाएं। जो आप लोग प्लेलिस्ट से वीडियो देखेंगे उसका नोट्स जरूर बनाते रहें प्रॉपर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चनों को। कुछ अच्छे क्वेश्चनों को देखेंगे और आप लोग के पास, जैसा आप लोग जानते हैं, आप लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का टाइम भी दिया जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ें उस टाइम में और सॉल्व करने का प्रयास करें। अच्छे से पढ़ें, कम से कम ना सॉल्व करें, कम से कम अच्छे से पढ़ें उसको। ठीक है, और ये समझें क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन जो आने वाला है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहले न्यूमेरिकल को पढ़ने के लिए आपको 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। 1 मिनट के टाइम के अंदर उसको पढ़िए और कुछ भी करिए, जो भी आपको इस क्वेश्चन में समझ में आ रहा हो वो करिए। ठीक है, चलिए आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। 1 मिनट का टाइम आपको लिए स्टार्ट हो रहा है। चलिए, तो आप सभी लोगों ने न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ लिया होगा कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है। बच्चों, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर ऊपर आया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है किसी द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं जो है वो समान है। किसी द्विउत्तल लेंस की जो वक्रता त्रिज्याएं हैं वो कैसी हैं? समान है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्याएं ज्ञात करो। सबसे पहली बात, लेंस कैसा है? एक द्विउत्तल लेंस है, यानी कि जो हमारा द्विउत्तल लेंस है बच्चों, सबसे पहली बात कि लेंस कैसा है? द्विउत्तल। हम सभी लोग जानते हैं कि द्विउत्तल लेंस का मतलब होता है बाई कॉन्वेक्स, यानी कि जिसके दोनों पृष्ठ कैसे हो? उत्तल। लेंस हमारा कैसा है बच्चों? द्विउत्तल।
लेंस है द्विउत्तल, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। तो मान लीजिए ये एक मैंने बना लिया द्विउत्तल लेंस, ये आपका एक द्विउत्तल लेंस है और कह रहा है इस लेंस के दोनों पृष्ठों की जो वक्रता त्रिज्याएं हैं, यानी ये जो इसके दो पृष्ठ होते हैं, इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1 मान लो, इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r2 मान लो। तो कह रहा है दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या कैसी हैं, समान है, यानी r1 और r2 दोनों को हम किसके बराबर मान सकते हैं, r के बराबर मान सकते हैं। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो 1.5 है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, यानी ये लेंस जिस पदार्थ से बना है उसका हमें अपवर्तनांक भी दे रखा है कितना, 1.5, यानी अपवर्तनांक 1.5 है। तो कह रहा है यदि लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो, अगर लेंस की फोकस दूरी, यानी जो लेंस की फोकस दूरी है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, तो हमसे कह रहा है कि लेंस की वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात करो, यानी कि लेंस के वक्रता त्रिज्याओं का मान ज्ञात करो, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या इसकी है वही वक्रता त्रिज्या इसकी भी है। तो मतलब हमसे कह रहा है कि इनकी जो वक्रता त्रिज्याएं हैं, हालांकि दोनों कैसी हैं, समान है, हमें उसका मान निकालना है, क्या होगा। जरा बच्चों ध्यान थोड़ा समझने का प्रयास करना। हम सभी लोग जानते हैं बच्चों कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर n-1 और ब्रैकेट के अंदर 1/r1 माइनस का 1/r2। बच्चों ये कौन सा फॉर्मूला होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया हुआ है। 1/f, f क्या होती है, फोकस दूरी, n क्या होगा, अपवर्तनांक, n इसका अपवर्तनांक कितना दिया गया है, लेंस का अपवर्तनांक 1.5 माइनस 1 और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1/r1। लेकिन बच्चों अब आप एक यहाँ पर खास बात फिर सुनिए, सभी लोग जानते हैं कि r1 और r2 दोनों की वैल्यू कितनी है, r के बराबर है, r1 r2 दोनों की वैल्यू r है। लेकिन मैंने आपको ये बात कल पिछले वाले लेक्चर में बताई भी थी कि बच्चों जो ये वाला पृष्ठ है इसके लिए वक्रता त्रिज्या का मान माइनस का r होगा कि प्लस का r होगा, और जो ये वाला पृष्ठ है इसके लिए r2 का मान यानी वक्रता त्रिज्या का मान माइनस में होगा कि प्लस में होगा। तो ये आप कैसे समझते हैं, ये आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि बच्चों इस जो ये r1 वाला पृष्ठ है इसका गोला कहाँ कंप्लीट होगा, इस तरफ कंप्लीट होगा, यानी कि दाईं तरफ कंप्लीट होगा, और जो ये r2 वक्रता त्रिज्या वाला पृष्ठ है इसका गोला कहाँ कंप्लीट होगा, इसका गोला बाईं तरफ कंप्लीट होगा। क्योंकि r1 का गोला कंप्लीट हो रहा है दाईं तरफ, इसलिए उसका वक्रता केंद्र कहाँ आएगा, दाईं तरफ, इसलिए r1 किस में होगा, प्लस में, तो प्लस का r। और r2 का गोला कहाँ कंप्लीट हो रहा है, बाईं तरफ, और बाईं तरफ वक्रता केंद्र आने पर उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, माइनस में, यानी r2 का मान कितना होगा, माइनस का r। बच्चों ये प्लस और माइनस आपको पकड़ना बहुत जरूरी है, ठीक। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, r1 वाला जो गोला है, बहुत ध्यान समझो, r1 वाला जो गोला है वो कंप्लीट कहाँ होगा, जा करके दाईं तरफ, इसलिए वो प्लस में है r का मान, और r2 वाला जो गोला है वो कहाँ कंप्लीट होगा, बाईं तरफ, इसलिए वो माइनस में है। क्लियर है। अब इन दोनों के मान यहाँ पर रखो, r1 का मान कितना रखोगे, प्लस का r, और r2 का मान क्या रखोगे, माइनस का r। और जैसे ही आपने यहाँ पर माइनस का r रखा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी प्लस का 1/r। तो 1/f बराबर बच्चों कितना आ जाएगा, 1.5 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0.5, और 0.5 और अंदर ब्रैकेट के बचेगा 2/r। क्या बचेगा, 2/r। अब हमसे कह रहा है लेंस की फोकस दूरी कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर वो दे रहा है, तो f का मान कितना रख दोगे, 30 सेंटीमीटर, और इक्वल टू 0.5 इंटू 2 में कितना हो जाएगा, r। तो 1/30 बराबर कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 1, यानी कि 1/r। तो r कितना आ जाएगा बच्चों, 30 सेंटीमीटर, यानी r का मान कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। यानी इस द्विउत्तल लेंस की जो वक्रता त्रिज्याएं होंगी वो कितनी होंगी, प्रत्येक कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर की होगी। यानी इस वाले की भी कितनी होगी, 30, और इस वाले की भी कितनी होगी, 30। यानी ये दोनों त्रिज्याएं कितनी होंगी, 30। यानी हम ये कह सकते हैं कि यही मान किसका होगा, r1 का भी, और यही मान किसका होगा, r2 का भी। इसीलिए आपके ऑप्शन में कह रहा है, आंसर में कह रहा है कि प्रत्येक कितने की होगी,
30 सेंटीमीटर की होगी। ये भी 30 और ये भी कितनी होगी, 30 होगी। तो बच्चों सभी लोग क्वेश्चन समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या तो नहीं हो रही क्वेश्चन में, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था ये तो। चलिए तो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल में। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे थोड़े 1 मिनट के लिए, ठीक। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बढ़िया है। सेकंड क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर आने वाला है और सेकंड क्वेश्चन ये रहा। सेकंड क्वेश्चन बच्चों आप लोग समझने का प्रयास करिए कि सेकंड क्वेश्चन में वो आपसे क्या कहना चाहता है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है 1 मिनट का, सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे। चलिए तो बच्चों ने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है आपका बच्चों, सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है और सेकंड नंबर क्वेश्चन को सभी लोग मेरे साथ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन बच्चों आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले एक बार मेरे साथ साथ ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कांच और उसका अपवर्तनांक कितना दिया गया है 1.5, यानी कि हमको कांच का अपवर्तनांक दिया गया है कितना 1.5। बच्चों क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का रहेगा। अब देखिए कल आपका कौन सा टाइप चल रहे थे, संपर्क में रखने वाले, आज कुछ अलग टाइप चलेंगे, उनको ध्यान समझने का प्रयास करना। अपवर्तनांक कितना दिया गया हमको कांच का 1.5, कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी कितनी है 50 सेंटीमीटर, यानी ये जो लेंस है इसकी वायु में फोकस दूरी, कहां पर, वायु में, इसकी जो वायु में फोकस दूरी है। अच्छा हम सभी लोग जानते हैं कि वायु को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, एक बात ध्यान रखना, वायु को हम लोग क्या बोलेंगे, एयर। एयर क्या होती है, वायु, इसलिए वायु में फोकस दूरी को हम लोग क्या मानेंगे, FA मानेंगे। ए मतलब एयर। तो वायु फोकस दूरी कितनी दे रखी है इसकी 50 सेंटीमीटर, इसकी वायु में फोकस दूरी कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर, तो हमने FA मान लिया कितना है 50 सेंटीमीटर। अगर इसकी फोकस दूरी वायु में 50 सेंटीमीटर है तो कह रहा है यदि इसे 1.2 अपवर्तनांक वाले किसी द्रव में डुबो दिया जाए। अगर एक लेंस है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, जैसे मान लीजिए ये एक लेंस है, इसका अब हमसे कह नहीं रहा कौन सा लेंस है, द्विउत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है, इसलिए हम किसी भी प्रकार का, अच्छा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि उत्तल लेंस है, तो हम लोग इसको उत्तल लेंस हमने क्या कर लिया, बना लिया। तो हमने उत्तल लेंस बना लिया और कह रहा है उत्तल लेंस में क्या है कि ये जो उत्तल लेंस है, इस वाले उत्तल लेंस को जब ये, इसका अपवर्तनांक कितना है 1.5 और अपवर्तनांक 1.5 जब है, कहां पर अपवर्तनांक 1.5 है, वायु में, और इसकी फोकस दूरी कितनी रखी 50 सेंटीमीटर, यानी कि ये एक लेंस है, इसका अपवर्तनांक बच्चों हमको दे रखा है 1.5। ये इस लेंस का क्या दे रखा है, अपवर्तनांक दे रखा है। अब हमसे ये कह रहा है कि यदि इस लेंस को द्रव में डुबो दिया जाए, किस में डुबो दिया गया इसको बच्चों, द्रव में डुबा दिया गया। अगर इस लेंस को द्रव में डुबा दिया जाए और अच्छा इसको जिस द्रव में डुबाया गया है उस द्रव का अपवर्तनांक कितना दे रहा है 1.2, यानी इस द्रव का अपवर्तनांक, द्रव को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, लिक्विड, द्रव को हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड, इसलिए जो द्रव का अपवर्तनांक होगा उसको हम लोग किससे लिखेंगे, NL। L मतलब क्या होगा, लिक्विड का अपवर्तनांक, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 1.2, यानी हम लोग को द्रव का अपवर्तनांक कितना दे रखा है 1.2। तो हमसे कह रहा है कि अगर इस लेंस को इस अपवर्तनांक यानी कि 1.2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा दिया जाए तो इस लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी।
बच्चों क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है उसको सॉल्व करने से पहले। मेरी बात फिर ध्यान सुनो, इस लेंस का अपवर्तनांक कितना है 1.5। अच्छा, इस लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है और इस लेंस की वायु में जो फोकस दूरी है वो कितनी है 50 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कहाँ है 50 सेंटीमीटर वायु में। और जब कह रहा है इस लेंस को हम किसी ऐसे द्रव में डुबो दें जिसका अपवर्तनांक 1.2 है, तो कह रहा है इस लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझने का प्रयास करना। हम सभी लोग जानते हैं बच्चों की लेंस मेकर फॉर्मूला, हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूले का यूज करेंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट के अंदर 1/r1 माइनस का 1/r2। ये बच्चों लेंस मेकर फॉर्मूला होता है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। सबसे पहले हम एक बार बना लेंगे कंडीशन कहाँ के लिए, वायु के लिए। ध्यान समझना, जब ये लेंस कहाँ होगा वायु में होगा। कहां पर होगा वायु में होगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका 1/fa। जब ये लेंस वायु में है तो फोकस दूरी कहां की लेंगे वायु की लेंगे। वायु की फोकस दूरी कितनी होती है fa बराबर n-1। अच्छा, अब ये अपवर्तनांक कहां का होगा, ध्यान से मेरी बात सुनो। लेंस अभी कहां रखा है वायु में, तो इस लेंस का अपवर्तनांक होगा। और लेंस किसका बना है कांच का, लेंस किसका बना है कांच का। इसलिए अगर ये लेंस कांच का बना है, अगर ये लेंस कांच का बना है तो कांच को हम लोग क्या लिखते हैं जी से। जी मतलब ग्लास, ग्लास मतलब कांच, तो हम लोग कांच किससे लिखेंगे जी से लिखेंगे। तो जब ये लेंस वायु में रखा है तो इसके आसपास क्या होगी वायु होगी और प्रकाश किरण कहां से जाएगी वायु से इस लेंस में जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो, जब ये लेंस वायु में रखा था तो इस लेंस के आसपास क्या है वायु है और प्रकाश किरणें कहां से जाएंगी वायु से कांच में जाएंगी। इसलिए पहला माध्यम यहां पर कौन होगा वायु और दूसरा माध्यम कौन होगा ये कांच जो कि लेंस है। तो यहां पर अपवर्तनांक किसका होगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी कि Ang वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक Ang-1। ध्यान रखना ये जो n-1 है इसको हम लोग क्या लिखेंगे Ang-1। कब, जब ये वायु में है Ang-1 और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 1/r1 माइनस का 1/r2। Ang-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस का 1/r2। ठीक है, ओके। तो जब ये वायु में है तो Ang हो गया। अच्छा, अब जरा ध्यान देना, जब ये वाला लेंस हमारा कहां पर हमने इसको डुबो दिया द्रव में डुबो दिया, यानी जब ये हमारा लेंस द्रव में डुबा दिया गया, तो जब ये लेंस द्रव में डुबोया जाएगा तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी fl मतलब उस द्रव के अंदर फोकस दूरी, fa मतलब वायु में फोकस दूरी, fl मतलब द्रव में फोकस दूरी। ठीक है, तो 1/fl। अच्छा, एक बात दिमाग लगाओ, जब ये लेंस वायु में था तो इसके आसपास वायु थी तो हमने अपवर्तनांक किसका लिया वायु के सापेक्ष कांच का। अब ये जब लेंस द्रव में डुबो दिया गया, जब ये लेंस द्रव में डुबो दिया जाएगा तो इसके आसपास क्या हो जाएगा द्रव, और अब की बार प्रकाश किरणें कहां से जाएंगी द्रव से इस लेंस में जाएंगी। इसलिए अब की बार किसके सापेक्ष अपवर्तनांक होगा इस द्रव के सापेक्ष कांच का, यानी Lng। ठीक है, जब ये लेंस वायु में था तो वायु के सापेक्ष इस कांच का यानी कि लेंस का अपवर्तनांक, और जब ये लेंस द्रव में हो गया तो द्रव के सापेक्ष इस कांच का यानी कि लेंस का अपवर्तनांक। ठीक है, तो Lng-1 और ब्रैकेट के अंदर 1/r1 माइनस 1/r2। r1 r2 क्या है इस लेंस की वक्रता त्रिज्या है। ये r1 हो गई और ये क्या हो गई r2 हो गई। समझ में आ गया। अब जरा ध्यान समझो, ये मेरे पास पड़ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये क्या पड़ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों का डिवाइड करो जरा, डिवाइड करने पर हमको क्या मिलेगा FL/FA। डिवाइड करोगे तो FL ऊपर पहुंचेगा FA नीचे आ जाएगा, FL अपॉन में क्या आ जाएगा FA। और ध्यान देखो डिवाइड करने पर 1/r1 माइनस r2 और 1/r1 माइनस 1/r2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा Ang-1 और अपॉन Lng-1। Ang क्या है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी लेंस का अपवर्तनांक, और Lng क्या है द्रव के सापेक्ष इस कांच का अपवर्तनांक। बच्चों जो Ang का मान है, Ang क्या है
इस कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। हमको कांच का अपवर्तनांक कितना दे रखा था उसने 1.5, यानी कि इसने हमको कांच का अपवर्तनांक 1.5 दे रखा है, ये नहीं बताया किसके सापेक्ष। और जब किसी के सापेक्ष ना कहा जाए तो मतलब किसके सापेक्ष है, वो वायु के सापेक्ष है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना रखा है 1.5। मेरी बात फिर सुनो, जब अपवर्तनांक किसी के सापेक्ष ना कहा जाए तो मतलब वो वायु के सापेक्ष होता है, इसलिए हम लोग इसको Ang मान के चलेंगे। तो अपवर्तनांक कितना रखा है 1.5। हमको Ang का मान पता है, हमको Lng का मान नहीं पता है। Lng क्या है, इस द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। लेकिन ध्यान करो, हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग 1n2 को क्या लिखते हैं, N2/N1 लिखते हैं, लिखते हैं नहीं लिखते हैं। उसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग Lng को क्या लिखेंगे, हम लोग Lng को क्या लिखेंगे, Ng/NL, Ng/NL, और दोनों को किसी एक के सापेक्ष ले लेंगे। तो इसको भी वायु के सापेक्ष ले लो, इसको भी वायु के सापेक्ष ले लो, दोनों को हमने वायु के सापेक्ष ले लिया। तो Lng का फॉर्मूला क्या हो जाता है, Ang/ANL। अब जरा Ang/ANL को सॉल्व करो। Ang यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दे रखा है 1.5, और ANL यानी वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, और द्रव का अपवर्तनांक कितना दे रखा था हमको 1.2। ये किसका अपवर्तनांक है, NL का, यानी कि 1.2। NL मतलब क्या है, द्रव का अपवर्तनांक। किसके सापेक्ष, किसी के सापेक्ष तो कहा नहीं गया, मतलब किसके सापेक्ष होगा, वो वायु के सापेक्ष होगा। इसलिए NL का मान क्या हो जाएगा 1.2। तो NL कितना हो गया 1.2। तो अगर ये ANL 1.2 हो गया, अगर ये ANL 1.2 हो गया तो उस कंडीशन में हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। इससे हटाओ, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15/12, या इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो 3/15 और 3 चौको कितना हो जाएगा 12, 5/4 आ जाएगा। अब जरा इसको यहाँ पर रखो, सॉल्व करो। FL क्या है, द्रव में फोकस दूरी, हमको FL निकालना है। FA क्या है, वायु में फोकस दूरी, कितनी कितनी दे रखी है वायु में फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। तो 50 बराबर Ang-1, Ang कितना दे रखा है 1.5, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है 1.5, तो 1.5 - 1, और बटे Lng कितना दे रखा है 5/4 हमने निकाला है। Lng का मान क्या निकाला है 5/4 और माइनस का 1, तो ये कितना आ जाएगा फाइनली इसको सॉल्व करने पर। इसलिए यहाँ पर FL/50 बराबर आ जाएगा 1.5 - 1 कितना आ जाएगा 0.5, और बटे 5/4 - 1 तो कितना आ जाएगा ये 1/4, और 4 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। इसलिए जब हम लोग यहाँ से FL/50 का मान निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि 5 हो कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पर कितना बचेगा 2। तो FL कितना आ जाएगा बच्चों, FL कितना आ जाएगा 50 दूनी, इसका मल्टीप्लाई करा तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो FL का मान कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। FL कितना आ जाएगा बच्चों 100 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो सभी को इतनी बात क्लियर हो गई। मेरी बात फिर से एक बात ध्यान सुनो, जल्दबाजी की कोई बात नहीं है। हमने क्या कहा फिर से सुनो ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इस कांच का अपवर्तनांक 1.5 था, जब इसको द्रव में डुबो दिया गया और जिस द्रव में डुबोया गया उसका अपवर्तनांक कितना था 1.2। तो हमसे कह रहा है इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, जबकि वायु में कितनी दी गई थी, हमको 50 सेंटीमीटर दे दी गई थी। सबसे पहले हमने लेंस मेकर फॉर्मूले का यूज किया, और एक बार इक्वेशन हमने वायु के लिए और एक बार किसके लिए बनाई, द्रव के लिए। जब वायु पे फोकस दूरी लोगे तो क्योंकि ये लेंस वायु में रखा है इसलिए इसके आसपास क्या होगी, वायु होगी। तो हम लोग वायु के सापेक्ष इस कांच का अपवर्तनांक, यानी जिस कांच से लेंस बना है उस कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष लेंगे, वायु के सापेक्ष। और बाकी आगे फॉर्मूला सेम लिखा है। जब ये लेंस द्रव में डुबो दिया गया तो इस लेंस के आसपास क्या आ गया होगा, द्रव आ गया होगा। तो हम लोग किसका अपवर्तनांक लेंगे, इस द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। कांच कौन सा, लेंस वाला कांच, कांच का अपवर्तनांक ले लेंगे। ठीक, अब बाकी फॉर्मूला वैसा ही है। जब दोनों का हमने भाग दिया तो हमारे सामने ये वाला फॉर्मूला आ गया, FL/FA बराबर Ang-1/LNG-1। Ang क्या होता है, Ang होता है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। हमको कांच का अपवर्तनांक कितना दिया गया था 1.5। जब बच्चों आपसे ये कहा जाए कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, ये नहीं बताया गया किसके सापेक्ष है,
तो जब किसी के सापेक्ष ना बताया जाए तो क्या होता है, फिर वो वायु के सापेक्ष होता है। इसलिए अपवर्तनांक जो 1.5 दिया गया था वो हमको बताया नहीं गया किसके सापेक्ष है, तो हमने क्या कहा कि ये वायु के सापेक्ष है, तो हमने इसको Ang की जगह रख दिया 1.5 और Lng का मान हमने यहां से निकाला। Lng का फॉर्मूला क्या होता है, Ang/Nl। हम सभी लोग जानते हैं कि 1 and 2 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 and 2 बराबर होता था N2/N1, तो हमने यहाँ पर Lng को क्या लिख दिया, Ng/Nl, और फिर दोनों को हमने किसी एक के सापेक्ष ले लिया, तो दोनों को हमने वायु के सापेक्ष ले लिया, तो Ang/Nl। ठीक, तो Ang वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तो 1.5, Nl वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, कितना द्रव का अपवर्तनांक दे रखा था 1.2, दोनों को सॉल्व किया 5/4 आ गया, और Lng का मान वहां पर रख के सॉल्व कर लिया, और हमारा फोकस दूरी कितनी आ गई 100 सेंटीमीटर। यानी जिस लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर थी कहां पर, वायु में, उस लेंस को अगर हमने 1.2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो गई, 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर है सभी लोग को बच्चों को? तो सभी लोग को क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है बच्चों? मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ आप लोग को, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे हम लोग। चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? ओके, बढ़िया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चों आप सभी लोगों ने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लिया होगा। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और 3rd नंबर क्वेश्चन को हम लोग बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3rd में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3rd हमसे ये कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। सबसे पहले आप लोग नोट करते रहिए क्या कह रहा है। कह रहा है वायु के सापेक्ष कांच का, तो वायु के सापेक्ष कांच का यानी Ang, जिसके सापेक्ष बोला जाता है वो पहले आता है। ठीक, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है 3/2, ये हमको दे रहा है Ang का मान। अब कह रहा है तथा जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, जबकि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी AnW, W मतलब वाटर, वाटर मतलब जल, कितना अपवर्तनांक है इसका 4/3। हमसे ये दो बातें कह रहा है। तो अब कह रहा है इसके बाद कि एक द्विउत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। एक द्विउत्तल लेंस है जिसके वक्र पृष्ठों की जो वक्रता त्रिज्याएं हैं वो क्रमशः कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो अगर हम कहें कि इसके वक्र पृष्ठ की जो त्रिज्याएं हैं वो R1 R2 हैं, तो हमको R1 का मान मान लो कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और R2 का मान कितना दे रखा है हमको 30 सेंटीमीटर। हमको इसके वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं R1 R2 के मान 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर दे रखे हैं। तो हमसे अब क्या कह रहा है, कह रहा है अगर इनके वक्र पृष्ठों की त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हो तो इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। और कहां कहां पर ज्ञात करनी है, पहला वायु में और दूसरा जल में। तो पहला इसकी फोकस दूरी निकालनी है हमको कहां पर, वायु में, और वायु में जो फोकस दूरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं FA, एयर मतलब, तो हमें FA का मान निकालना है। और दूसरी फोकस दूरी कहां निकालनी है, जल में। कहां निकालनी है, जल में, जल मतलब वाटर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं FW।
तो हमें जल में और वायु में इनकी फोकस दूरियां निकालनी है। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन, ये तो मेरे साइंस गुल्ले इस क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए सब लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। अब बच्चों हमसे क्या कह रहा है ध्यान सुनो। सबसे पहला पॉइंट हम लोग सॉल्व करते हैं, कहां पर, वायु में निकालनी है। अब बच्चों बहुत ध्यान देना, वायु में जो फोकस दूरी होती है, हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला जानते हैं कि 1/FA बराबर, सीधे मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं फॉर्मूला आपकी बार, ठीक है। तो वायु में जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, FA बराबर किसका अपवर्तनांक लेंगे, लेंस कहां पर रखा है अभी, वायु में, हमसे वायु की बात कर रहा है, तो किसका अपवर्तनांक हो जाएगा, ANG। जब वायु के सापेक्ष कहे तो ANG, द्रव के सापेक्ष कहे तो LNG, मतलब जिसके सापेक्ष कहे, ठीक है। वायु में रखा है तो मतलब कि लेंस के आसपास क्या होगी, वायु होगी, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक, ANG -1 और ब्रैकेट के अंदर 1/R1 माइनस का 1/R2। अब चलो इसको सॉल्व कर लो। तो 1/FA बराबर ANG का मान कितना रखा है, 3/2, तो 3/2 -1 और ब्रैकेट के अंदर 1/R1। अब लेकिन एक बात ध्यान देना, फिर वही बात कि R1 कितना है, 20, लेकिन R1 जो पृष्ठ है उसका गोला कंप्लीट होगा दाईं तरफ, इसलिए वो किस में रहेगा, प्लस में। और R2 जो आपका 30 सेंटीमीटर है उसका गोला कहां कंप्लीट होगा, बाईं तरफ, इसलिए वो किस में रहेगा, माइनस में। तो R1 का मान 20 सेंटीमीटर प्लस का और R2 का मान 30 सेंटीमीटर माइनस का, इसलिए वो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। चलिए जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/FA बराबर 3/2 -1 कितना हो जाएगा, 1/2 और ब्रैकेट के अंदर 30 और 20 का लास्ट एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, तो ये आपका आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2, यानी कि 1/FA का मान बच्चों ये निकल के आया कि 1/2 इंटू 3 और +2 कितना हो जाएगा, 5, यानी 5/60, 5/60। तो बच्चों इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी से बताइए, 5, ये आ गया 12, ठीक है, और बाद में कितना हो गया, 24, यानी 1/FA का मान निकल के आया 1/24, यानी कि हम कह सकते हैं कि FA का मान कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर। यानी आपका वायु में जो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर। सभी का आंसर पहला बिल्कुल मैच कर गया, यानी कि पहला आंसर क्या आ जाएगा इसका, 24 सेंटीमीटर। यानी वायु में कितनी फोकस दूरी हो जाएगी इसकी, 24 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर में क्या कह रहा है हमसे, सेकंड नंबर में ये कह रहा है कि इस लेंस की फोकस दूरी कहाँ निकालनी है, जल में निकालनी है। अगर बच्चों इस लेंस की फोकस दूरी जल में निकालनी है, कहां पर निकालनी है, जल में, तो जल में फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, बस यहां पर वायु था वहां पर जल, यानी कि ये हो जाएगा FW। अच्छा एक बात बताओ, क्या बात बताओगे हमको, तुम ये बात बताओगे कि जब ये लेंस जल में है तो लेंस के आसपास क्या रहा होगा, जल रहा होगा, तो हम लोग किसका अपवर्तनांक लेंगे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो WNG -1 और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 1/R1 माइनस का 1/R2। चलिए इसको जल्दी सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए सॉल्व करने के लिए हम बच्चों ये करेंगे कि 1/FW, हमें FW का मान निकालना है, WNG, अच्छा हम लोग WNG कैसे निकालेंगे, WNG है क्या, WNG है कांच के सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो बच्चों यहां पर देखो, हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग लिख सकते हैं WNG को, क्या लिख सकते हैं, NG/NW। कैसे, जिस प्रकार हम लोग 1N2 को लिखते थे N2/N1, उसी प्रकार हमने लिख दिया WNG को NG/NW। अब दोनों को हम लोग किसी के सापेक्ष ले लें, तो हमको देखो हमको जो क्वेश्चन में कितना मान दे रखा है, ANG का मान और ANW का मान दे रखा है, तो हम NG को भी A के सापेक्ष ले लें और NW को भी A के सापेक्ष ले लें, यानी कि दोनों को एयर के सापेक्ष यानी कि वायु के सापेक्ष ले लें। तो हमको ANG की वैल्यू पता है और दोनों की वैल्यू हमको पता है, तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे WNG की वैल्यू। तो WNG की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ANG/ANW, और ANG का मान कितना दे रखा है, ANG का मान 3/2 और ANW का मान 4/3। इसका तुम क्या करा दो, मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा
9/8, यानी WNG का मान कितना निकल के आएगा 9/8। रख दो यहाँ पर, तो WNG का मान 9/8 -1 और ब्रैकेट के अंदर 1/R1। अच्छा 1/R1 - 1/R2 को हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। 1/20 प्लस का 1/30, तो 1/20 प्लस का 1/30। ठीक, तो 1/FW बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 1/8 इंटू ये आ जाएगा आपका कितना आया था सॉल्व करने पर 5/60। सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 5/60 यानी कि 5/60। तो सॉल्व करने पर आ जाएगा इसको 1/5/60 आ जाएगा। अच्छा ये फिर से कितनी बार कटेगा, 12×5 60 होता है, तो 1/12 आ जाएगा और 12×8 कितना होता है 96, यानी 1/FW कितना आ जाएगा 1/96, यानी हम कह सकते हैं कि FW का मान कितना आ जाएगा 96 सेंटीमीटर, यानी कि FW का मान कितना आ जाएगा 96 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी वायु में फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर और जल में कितनी हो जाएगी 96 सेंटीमीटर। बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। ये क्वेश्चन पेपर में आपके पूछा गया क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही है? तो सभी लोग इसको बहुत ध्यान से नोट करेंगे। मेरे ख्याल से किसी बच्चे को, किसी भी रसगुल्ले को अब कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ये सारे न्यूमेरिकल अब बच्चों को आसान लग रहे होंगे, क्योंकि मैं इनको बहुत आराम से बच्चों बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आप सभी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। एक एक सवाल को आप लोग क्लास ओवर होने के बाद फिर से जरूर एक बार लगाएं, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस और अच्छी हो। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को हटाते हैं और हम लोग इसके क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो आपका 4th नंबर क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए जो स्क्रीन के ऊपर है, और इसको पढ़िए पहले बहुत ध्यान से, और अगर टाइम मिलता है तो सॉल्व करने का प्रयास करिए। आपका 1 मिनट का टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो मेरे सभी बच्चों ने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लिया होगा। हम लोग क्वेश्चन में अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि अपवर्तनांक n का एक लेंस है, जिसको हम लोग अपवर्तनांक n डैश के एक द्रव में रखते हैं, या कह सकते हैं डुबा देते हैं, तो f डैश फोकस दूरी का लेंस बन जाता है। ठीक, यदि वायु में लेंस की फोकस दूरी f हो तो सिद्ध कीजिए या प्रूफ कीजिए कि f डैश इक्वल f n डैश n-1/n-n डैश। ये हम लोग को सिद्ध करना है। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वही है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। चलिए हम लोग अपने 4th नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से युद्ध में हराते हैं इसको। ठीक है, अब युद्ध चल रहा है बेटा न्यूमेरिकल से, इसलिए युद्ध में बहुत अच्छे से तैयारी करिए। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है रसगुल्लो कि अपवर्तनांक n का एक लेंस है, यानी एक लेंस है जिसका अपवर्तनांक कितना है n। इस लेंस का अपवर्तनांक कितना है n, लेंस का अपवर्तनांक कितना है n, और हमने इस लेंस को जिस द्रव में डुबोया उस द्रव का अपवर्तनांक कितना है n डैश। तो जिस द्रव में तुमने उसको डुबोया उस द्रव का अपवर्तनांक कितना है बच्चों n डैश है। तो हमसे ये कह रहा है कि जब हम इस लेंस को द्रव में डुबो देते हैं तो ये एक ऐसा लेंस बन जाता है जिसकी फोकस दूरी कितनी है f डैश है। जिसकी फोकस दूरी कितनी है बच्चों f डैश है।
अच्छा, जब तुमने इस लेंस को द्रव में डुबो दिया उसके बाद इसकी फोकस दूरी कितनी हो गई, एफ डैश हो गई। तो पहले कितनी थी, तो हमको क्वेश्चन में बता रहा है कि जब ये लेंस वायु में था तो कह रहा है यदि वायु में लेंस की फोकस दूरी कितनी हो, एफ हो, यानी कि जब ये लेंस वायु में था तब इसकी फोकस दूरी कितनी थी, एफ थी। कितनी थी, एफ थी। तो हमको संबंध निकालने के लिए कह रहा है एफ डैश और एफ का फॉर्मूला क्या प्रूफ करना है, एफ डैश बराबर एफ एन डैश ब्रैकेट में n-1 और अपॉन में n-n डैश। ये बच्चों हम लोग को प्रूफ करने के लिए कह रहा है, हम लोग इसको प्रूफ कर लेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। कुछ भी नहीं है बच्चों, जब ये लेंस वायु में था, कहां पर था, वायु में, तो हम लोग वायु में क्या करेंगे, एक समीकरण बना लेंगे। जब ये लेंस वायु में होगा तो हम फोकस दूरी क्या मानेंगे, FA, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n-1 ब्रैकेट के अंदर 1/r1 - 1/r2। अच्छा एक बात बताओ, जब ये लेंस वायु में था तो इसकी फोकस दूरी कितनी थी, f, यानी कि FA का मान क्या होगा, f। और जब ये लेंस वायु में था तो जब ये लेंस वायु में रहा होगा तो हम अपवर्तनांक यहां पर कौन सा यूज करेंगे, ANG। क्यों, क्योंकि तब इसके आसपास वायु रही होगी, इसलिए हम यहां पर ANG यूज करेंगे। अच्छा, ANG का मान है कितना, जब ये लेंस वायु में था तो इसका अपवर्तनांक कितना है, n, और फोकस दूरी कितनी है, f। तो इसकी फोकस दूरी हो गई f, यानी FA का मान हमने f ले लिया, और अपवर्तनांक कितना था इसका वायु में, n, तो ANG का मान कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अब ये दोनों मान यहां पर रखो, तो 1/f बराबर ANG का मान n-1 और ब्रैकेट के अंदर 1/r1 माइनस का 1/r2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब ये कहाँ डुबो दिया गया, द्रव में। कहाँ डुबो दिया गया, द्रव में। जब ये लेंस द्रव में डुबो दिया गया तो हमसे ये कह रहा है कि 1/FL, L मतलब लिक्विड, लिक्विड मतलब द्रव। अब की बार अपवर्तनांक कौन सा होगा, LNG। क्यों, क्योंकि जब ये कांच या जब ये लेंस द्रव में डुबोया गया तो इसके आसपास क्या रहा होगा, द्रव रहा होगा, तो हम लोग द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लेंगे, LNG - 1 ब्रैकेट के अंदर 1/r1 - 1/r2। अब देखिए कह रहा जब ये लेंस द्रव में डुबो दिया गया तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाती है, f डैश, यानी FL का मान कितना हो जाएगा, f डैश। अच्छा, LNG क्या है, LNG का मतलब क्या है, LNG का मतलब है कि द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। LNG का मतलब क्या है, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। हमको किसका इसका अपवर्तनांक पता है, हमको इस लेंस का अपवर्तनांक पता है, कब, जब ये वायु में था, और हम किसका अपवर्तनांक पता है, इस द्रव का अपवर्तनांक पता है जिसको डुबोया गया है। यानी कि जब इसको किसी n डैश द्रव्यमान अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया गया तो n डैश किसका अपवर्तनांक है, द्रव का, और n किसका अपवर्तनांक है, इस लेंस का। लेकिन हमको क्या चाहिए, अच्छा n इसका अपवर्तनांक है तो सही, लेकिन किसके सापेक्ष है, ये अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है, ये अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष है, यानी ये ANG का मान दे रखा है। बात समझ में आ रही है। और ये किसका अपवर्तनांक है, n डैश, ये द्रव का अपवर्तनांक है, किसी के सापेक्ष कहा नहीं, किसके सापेक्ष होगा, ANG यानी ANL के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष होगा। जब किसी के सापेक्ष ना हो तो किसके सापेक्ष होता है, वायु के सापेक्ष। तो हम लोग यहाँ से ANG की वैल्यू पता है और हमको पता है किसकी वैल्यू, ANL की वैल्यू, तो हम लोग आराम से LNG की वैल्यू निकाल सकते हैं। LNG का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, LNG का फॉर्मूला हो जाएगा ANG अपॉन ANL। ANG कितना दे रखा है, n, और ANL कितना दे रखा है, n डैश। तो LNG का मान कितना आ जाएगा, n/n डैश। LNG का मान कितना आ जाएगा, n/n डैश। यहाँ पर LNG का मान रखो, LNG का मान कितना हो जाएगा, n/n डैश माइनस का 1, और ब्रैकेट के अंदर 1/r1 माइनस का 1/r2। ये इक्वेशन नंबर क्या पड़ जाएगी, सेकंड। जब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड का डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट में सेकंड डिवाइड करो। फर्स्ट में क्या डिवाइड करने पर, मान लो किसका डिवाइड किया हमने, फर्स्ट में डिवाइड किया किससे, सेकंड से। फर्स्ट में डिवाइड किया किससे, सेकंड से। जब आप फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, f डैश पहुंच जाएगा ऊपर और f कहाँ आ जाएगा, नीचे।
वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू से वन अपॉन आर माइनस आर टू क्या कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा n माइनस वन, और यहाँ क्या बचेगा n अपॉन n डैश माइनस वन। बात समझ में आ रही है? केवल ये और ये बचेंगे तो आपस कैंसिल हो जाएंगे, तो केवल ये बचेगा। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो f डैश अपॉन f बराबर क्या आ जाएगा, n माइनस वन। इसका एलसीएम लोगों तो ये क्या हो जाएगा n माइनस n डैश, और जो अपॉन में n डैश रहेगा वो कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, ऊपर पहुँच जाएगा n डैश। अब यहाँ से हमें f डैश का फॉर्मूला निकालना था, तो f डैश का फॉर्मूला निकाल लो। जब आप लोग यहाँ से देखो ध्यान से, तो यहाँ पर आप देखो तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, f डैश बराबर ये वाला f जो अपॉन में है वो कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, यानी f n डैश f n डैश n माइनस वन, और ब्रैकेट और अपॉन में क्या है n माइनस n डैश, n माइनस n डैश। ये आपका हो गया प्रूफ, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, यही आपको करना था, प्रूफ करना था। तो जो हमको प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो गया। कुछ नहीं किया बच्चों, वही कॉन्सेप्ट है, केवल एक बार वायु के लिए और एक बार जल के लिए हमने समीकरण बनाया द्रव के लिए, और हमने दोनों का एक समीकरण नंबर 1 का 2 में डिवाइड कर दिया, और हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है, तो जो बच्चों प्रूफ करना था, जो हमसे उसने कहा था, वो प्रूफ हो गया है। तो सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझ चुके होंगे, क्वेश्चन में क्या क्या जा रहा है। अब बच्चों आप क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पकड़ने लगे होंगे कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन इस प्रकार करते हैं। तो आप लोग का एक टाइप क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है बिल्कुल। चलिए हम लोग आज आपके लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। चलिए आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो सही बच्चों ने निखिल को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा। 5वां नंबर क्या कहना चाहता है आपसे, एक बार मेरे साथ फिर से पढ़िए और हम लोग क्वेश्चन को निपटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के साथ संपर्क में रखा जाता है। इस संयोजन की क्षमता, ध्यान सुनिए, इस संयोजन की क्षमता तथा प्रकृति ज्ञात करो। संयोजन को 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेंसों के पदार्थ का अपवर्तनांक जो है 1.5 है। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से आप लोग इसको निपटाएंगे, ये मेरा वादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत ध्यान से समझते हैं। बच्चों हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस, इन दोनों को संपर्क में रखा गया है। हम सभी लोग जानते हैं, कल हम लोगों ने संपर्क वाले सवाल बहुत सारे किए थे, इसलिए हम लोग उसको जल्दी जल्दी कर लेंगे। कैसे करेंगे, एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी रखी है, हम सभी लोग जानते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी हम क्या मानेंगे f1, और उत्तल की फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर, सॉरी 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, यानी कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। हम सभी लोग जानते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस में होती है, प्लस में होती है, इसलिए ये प्लस का 25 होगा। और अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी रखी है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये लेंस कैसा है अवतल, इसलिए इसकी फोकस दूरी किस में होगी, माइनस में होगी। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 20। इनको संपर्क में रखा गया है। सबसे पहली बात, जब भी आपको कहा जाए कि संपर्क में रखा गया है, तो संपर्क में रखने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। संपर्क में रखने का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है 1/f। कल हम लोग कल वाली क्लास ध्यान करिए, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f बराबर संपर्क में रखा गया तो 1/125, और माइनस का क्या हो जाएगा 1/20। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 100, और इसका एलसीएम 100 लेने पर कितना आ जाएगा
4 माइनस का 5, ठीक है। तो 1/f बराबर आ जाएगा माइनस का 1/100, तो f का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 100 सेंटीमीटर। इसकी क्या आ जाएगी, फोकस दूरी आ जाएगी। ये क्या आ गई, फोकस दूरी। अच्छा, ये फोकस दूरी किसकी है, ये आपकी संयोजन की फोकस दूरी है। यानी जब इन दोनों लेंसों को मिला दिया गया, संपर्क में रख दिया गया, तो जो टोटल, जो परिणामी, जो संयोजन की दूरी निकल के आएगी, संयोजन की फोकस दूरी, वो कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर। और काहे की, माइनस की। हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, ध्यान से जरा क्वेश्चन में देखिए। क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि इस संयोजन की क्षमता निकालनी है। क्या निकालनी है, क्षमता। अगर इसकी क्षमता निकालनी है, ध्यान समझो जरा। हम सभी लोग जानते हैं क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, सभी लोग, हमने कल बताया था कि क्षमता जो होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, व्युत्क्रम, यानी कि उल्टा होती है। किसी लेंस की जो क्षमता होती है उसको हम लोग P से लिखते हैं, और क्षमता जो होती है फोकस दूरी की व्युत्क्रम, किसी लेंस की क्षमता जो होती है वो उस फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। किसी लेंस की क्षमता उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ध्यान जरा समझना कि इस वाले फॉर्मूले में f का मान जब तुम रखोगे तो वो हमेशा किस में रखोगे, मीटर में। किस में रखोगे, मीटर में। ये बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। P बराबर 1/f में अगर आप क्षमता निकालना चाहते हो तो आपको लेंस की फोकस दूरी हमेशा मीटर में रखनी है। किसमें, मीटर में। ध्यान से देखो, ये किसमें है, सेंटीमीटर में। और हम सभी लोग जानते हैं कि अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 मीटर। और काहे का, माइनस का, क्योंकि माइनस पहले से ही आ रहा था। तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, माइनस का 1 मीटर। यहाँ पर रखो जरा फॉर्मूला। तो P बराबर 1/f, और f का मान कितना है, माइनस का 1। तो P बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1। और क्या, डायोप्टर। क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। तो P का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 1 डायोप्टर। P का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 1 डायोप्टर। डायोप्टर किसका मात्रक होता है, क्षमता का मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक। ठीक, अब हमसे कह रहा है कि इस क्वेश्चन, ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इस संयोजन की क्षमता तथा प्रकृति ज्ञात करो। प्रकृति क्या होगी, क्षमता किसमें आ रही है, माइनस में, और क्षमता माइनस में किसकी होती है, अवतल की। फोकस दूरी किसमें आ रही है, फोकस दूरी किसमें, माइनस में आ रही थी। अगर फोकस दूरी माइनस में आ रही है तो फिर लेंस कैसा होगा हमारा, अवतल लेंस होगा। कैसा लेंस होगा, अवतल, यानी कि कॉनकेव लेंस होगा। समझ गए। और क्षमता भी किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। इस लेंस कैसा होगा, अवतल। तो हमने क्या बता दिया, हमसे उसने 2 बातें पूछी थी। संयोजन की क्षमता पूछी थी, तो क्षमता कितनी हो जाएगी, माइनस का 1 डायोप्टर। और उसकी प्रगति पूछी थी, प्रगति क्या हो जाएगी, अवतल हो जाएगी। अब हमसे क्वेश्चन में कुछ और भी कह रहा है। क्या कह रहा है, कह रहा है संयोजन को 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखा गया। जब इसका संयोजन बना दिया गया, जब एक उत्तल और एक अवतल का संयोजन तैयार हो गया, तो इस संयोजन को एक ऐसे द्रव में रखा गया जिसका अपवर्तनांक कितना है, 1.6, यानी कि NL, L मतलब लिक्विड, लिक्विड का अपवर्तनांक कितना रखा है, 1.6 दे रखा है। तो हमसे कह रहा है कि रखे जाने पर इसकी फोकस दूरी और वायु और तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी जब इस संयोजन को हमने किसी ऐसे द्रव में रख दिया जिसका अपवर्तनांक कितना है, 1.6, तो कह रहा है इसकी प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों देखो, ध्यान से समझो। और कह रहा है कि लेंसों के जो पदार्थ के अपवर्तनांक हैं वो कितने हैं, 1.5। यानी हमको लेंस का अपवर्तनांक उसने दे रखा है, यानी हमको Ng कितना दे रखा है, 1.5। Ng क्यों मानते हैं, क्योंकि लेंस किससे बना होता है, कांच से, इसलिए हम लोग यहाँ पर Ng मानते हैं। कांच का कितना रखा है, 1.5। जरा ध्यान समझना, हम सभी लोग जानते हैं कि Fa बराबर 1/Fa। एक मिनट, वायु की बात करें तो वायु के लिए क्या हो जाएगा, 1/Fa बराबर Ang-1। अब तो ये फॉर्मूला आपको रट गया होगा कि अगर वायु में कहा जाए तो वायु के सापेक्ष ले लो Ang-1, और ब्रैकेट के अंदर 1/R1 माइनस 1/R2। जब इसको द्रव में डुबा दिया गया तो द्रव में क्या हो जाएगा, 1/FL, L मतलब लिक्विड, द्रव। तो ये किसके सापेक्ष लेंगे, द्रव के सापेक्ष। तो ये क्या हो जाएगा, Lng-1, और ब्रैकेट के अंदर 1/R1 माइनस का 1/R2। तो अब जब दोनों का डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, FL/FA बराबर
ANG-1 और अपॉन में LNG-1। ठीक है, ये सब फॉर्मूले बहुत आज हो चुके, इसलिए आपको रट चुके होंगे। FL अपॉन FA, FA क्या है? इस संयोजन की फोकस दूरी कहां पर? वायु में। कितनी आ रही थी? माइनस का 100 सेंटीमीटर। कितनी आ रही थी? माइनस का 100 सेंटीमीटर। इस संयोजन की फोकस दूरी कितनी रखी है? 100 सेंटीमीटर। कहां पर दे रखी है? वायु में। तो कितनी आ जाएगी? माइनस का 100। अच्छा, FL हमें निकालना है, द्रव में फोकस दूरी हमें निकालनी है, तो FA क्या हो जाएगा? माइनस का 100 बराबर ANG, वायु के सापेक्ष कांच का कितना रखा है? 1.5, तो 1.5 माइनस 1। LNG क्या हो जाएगा? LNG हो जाएगा ANG अपॉन ANL। LNG कर सकते हो, LNG लिख सकते हो ANG अपॉन ANL। चाहो तो LNG का मान निकाल लो। आप क्या करो? LNG का मान निकाल लो। LNG का मान कैसे निकालोगे? LNG का मान यहाँ निकाल लो। LNG बराबर क्या हो जाएगा? ANG अपॉन ANL। ANG कितना दे रखा है? 1.5 और ANL कितना दे रखा है? द्रव का अपवर्तनांक कितना दे रखा है? 1.6। तो कितना आ जाएगा? 15/16। कितना आ जाएगा? 15/16। यहाँ पर रखो तो आ जाएगा 15/16 माइनस का 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों FL अपॉन माइनस का 100 बराबर 1.5 में 1 हटाओ, कितना बचेगा? 0.5। और अपॉन में देखो 15/16 माइनस का 1, 15/16। जब ये 16 जाएगा ऊपर तो क्या आ जाएगा? माइनस का 1/16। तो माइनस का 1/16, 16 कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। ठीक है, अब देखो माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल। तो ये कितना आ जाएगा? FL अपॉन 100 बराबर 16 पंचे 80। तो कितना बचेगा? 8, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है? पॉइंट लगा है। और 100 अट्ठे कितना हो जाएगा? 800। इसलिए FL कितना आ जाएगा? 800 सेंटीमीटर। यानी इस लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? द्रव में 800 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 800 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमसे उस क्वेश्चन में ये कह रहा था कि द्रव में फोकस दूरी कितनी हो जाएगी और उसकी प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान समझो, जब हमने इन दो लेंसों को, एक उत्तल और एक अवतल को मिला करके एक क्या बनाया? संयोजन बनाया। क्या बनाया? संयोजन। तो वो वायु में किस तरह कार्य कर रहा था? अवतल की तरह। वायु में कैसा था? अवतल। वायु में कैसा था? अवतल। लेकिन जब हमने इसको द्रव में डुबो दिया तो कैसा हो गया? उत्तल। क्यों? क्योंकि किस में आ गई? 800। किस में आ रही है? प्लस में आ रही है। और प्लस में आने पर क्या हो जाएगा? ये उत्तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। बच्चों ध्यान समझो, जब ये संयोजन की फोकस दूरी कहां पर थी? वायु में। तो कितनी आ रही थी? माइनस की 100। इसलिए कैसा था? वो अवतल था। और जब हमने इसको रखा द्रव में तो कितनी आ रही है? 800। लेकिन किस में आ रही है? प्लस में। इसलिए कैसा हो जाएगा? उत्तल। तो उसकी प्रकृति बदल जाएगी। पहले किस में था? अवतल में था, फिर किस में हो गया? उत्तल में था। मेरी बात समझे? तो बच्चों ये क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता था? आपसे क्वेश्चन ये कह रहा था कि हमने एक उत्तल लेंस लिया 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का और एक अवतल लिया 20 सेंटीमीटर का, दोनों को संपर्क में रखा। तो संपर्क में रखने पर जो इसका संयोजन तैयार हो गया वो किसकी तरह कार्य करेगा? तो वो कार्य कर रहा, उसकी फोकस दूरी कितनी? 100 सेंटीमीटर। और कैसी थी? माइनस की। इसलिए वो था अवतल। इसलिए उत्तल और अवतल को संपर्क में रखने पर जो संयोजन बना वो किसकी तरह कार्य कर रहा था? अवतल की तरह कार्य कर रहा था। लेकिन जब हमने उसको द्रव में डुबो दिया तो फोकस दूरी कितनी हो गई? 800। और काहे की? प्लस की। इसलिए वो कैसा हो जाएगा? उत्तल की तरह कार्य करने लगे। किसकी तरह कार्य करेगा? उत्तल की तरह कार्य करेगा। बात समझ में आ गई? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं आज के। हम लोग क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले एक 6वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आने वाला है। 6वां नंबर क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और ये क्वेश्चन आप लोग को घर में सॉल्व करना है। आपका होमवर्क है ये। इसको आप लोग घर में सॉल्व करेंगे। और सॉल्व कैसे करेंगे? ये नहीं कि कल कर लेंगे और परसों कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इस वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। जो बच्चा सबसे पहले और सबसे जल्दी कमेंट करेगा उसका नाम मैं अगले लेक्चर में लूंगा कि हाँ इस बच्चे ने सबसे पहले कमेंट किया था। इसलिए बिल्कुल तुरंत तैयार हो, जैसे वीडियो खत्म हो तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसका आंसर प्रयास करो बिल्कुल सही आंसर दो और सबसे जल्दी आंसर दो। ठीक है? तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो बच्चे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके तुरंत इसका आंसर दे। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है और आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया है तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
चलिए सभी लोग खुश रहिए। जो लोग पहली बार चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और बच्चों मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए और मैं आप लोग को पढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ अच्छे से अच्छा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने लोग, जितना बड़ा ये परिवार हो जाए उतना बड़ा परिवार ये करना है आप लोग को, और ताकि हर बच्चे तक फिजिक्स पहुंच पाए। और जब परिवार बड़ा होगा तो हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम लोग और भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। सभी लोग खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।